नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम हिस्ट्री में जो 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये इस सेशन को हम शुरू करते हैं आज भूमिका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। औरंगजेब की मृत्यु के बाद है उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए थे। कब होती है? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में जी। कब होती है जी? 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्या होता है कि मुगल काल का है वो पतन हो जाता है। मुगल काल है, मुगल काल की समाप्त होने लगता है और उनकी सत्ता की भागडोर है वो कौन है? ईरानी तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर शहद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा था। तो मुगल साम्राज्य है पूरी तरह से कब पतन होने लगा था? 18वीं शताब्दी में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण है वो निम्नलिखित इस प्रकार है। हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राजा कौन थे? हैदराबाद के जो स्वतंत्र राजा कौन थे वो थे आसफ जाही वंश का संस्थापक। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। कौन थे? निजाम उल मुल्क। और किस वंश से थे? वो थे आसफ जाही वंश थे। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? वो थे निजाम उल मुल्क। और किस वंश से? आसफ जाही वंश थे। और उनको क्या थे? चिनकलीज खा था। निजाम उल मुल्क चिनकलीज खा किस वंश से? आसफ जाही वंश के। कौन से? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में। और निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। कौन से गुट का था? निजाम उल मुल्क है कौन से गुट से था? तुरानी मुल्क। और किसका संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र। और शहद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई थी। किसने? निजाम उल मुल्क ने किसके? शहद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। कि निजाम उल मुल्क है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी। कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? वो थे निजाम उल मुल्क। और किस वंश से थे? आसफ जाही वंश से। और निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की। निजाम उल मुल्क ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता की जो है घोषणा है केंद्रीय सरकार के सामने है खुले में नहीं की, मगर बिहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। एक हिंदू है जो पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। किसके टाइम है? निजाम उल मुल्क के बाद। निजाम उल मुल्क क्या था? एक हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक था। हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। निजाम उल मुल्क ने कौन सी प्रथा थी? जागीरदारी प्रथा को अपनाया। राज्य व्यवस्था में नीति भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। 1724 में हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1724 में स्कूरखेड़ा के युद्ध में, पहले तो आप क्वेश्चन बन सकता है स्कूरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? स्कूरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। कब हुआ था? 1724 में। कब हुआ था जी? 1724 में। और इसमें क्या था? निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। कि स्कूरखेड़ा का पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्कूरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1724 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्कूरखेड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? किन किन के बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और किसके साथ? मुबारिज खां के साथ। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है 1724 में स्कूरखेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा? स्कूरखेड़ा का युद्ध होता है। स्कूरखेड़ा का युद्ध होता है जिसमें से किसकी हार होती है? निजाम उल मुल्क की जीत होती है। और कौन हारता है? मुबारिज खां हार जाता है। और इसके बाद
मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। कि किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के बाद मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया था। किस युद्ध के बाद? 1724 में। कौन सा था? स्कूर खेड़ा के युद्ध के बाद। और उससे आसफ जाही की उपाधि प्रदान की थी। निजाम उल मुल्क ने आसफ जाही की उपाधि है प्रदान की थी। किसने? मुगलों ने। किस युद्ध के बाद? स्कूर खेड़ा के युद्ध के बाद। स्कूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। किस किस के साथ हुआ था जी? निजाम उल के साथ। और किसके साथ हुआ था? मुवारिज खां। किसकी हार हो गई थी? मुवारिज खां है वो हार जाता है। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद, निजाम उल मुल्क की मृत्यु कब होती है? 1748 में। जो उल मुल्क है क्यों फेमस था? क्योंकि वो एक हैदराबाद का एक स्वतंत्र संस्थापक था। हैदराबाद का आसफ जाही वंश से था। और इसने क्या हुआ था कि 1724 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है जी? स्कूर खेड़ा का युद्ध होता है। किसको हराता है? मुबारक खिज को हराता है, मुवारिज खां को हराता है। और इसके बाद इसको क्या था? दक्कन का वायसराय भी नियुक्त किया जाता है। किसको? निजाम उल मुल्क को। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक किसका सूबा था? मुगल दक्कन का। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक नायब नवाब कहा जाता है। कर्नाटक के नायब सूबेदार को क्या कहा जाता था? कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादत उल्ला खां ने एक अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। सादत उल्ला खां के उत्तराधिकार के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। कर्नाटक के नवाब कौन सा? मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। कि कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सा षड्यंत्रात्मक है? ये क्या था? पत्राचार का अंत आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। बंगाल है। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्र जो बंगाल की नींव डालने का हैदराबाद की किसने डाली थी? हैदराबाद की किसने डाली थी? हैदराबाद निजाम उल मुल्क है, इसने डाली थी। परंतु बंगाल की जो है स्वतंत्र है राज्य की नींव किसने डाली थी? श्रेय जाता है मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां कहाँ का शासक था? बंगाल का। कौन था? एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। 1700 मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को किसने दीवान नियुक्त किया था? कि औरंगजेब ने। तो इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? जब मुर्शिद कुली खां है दीवान, जो बंगाल का दीवान वो है क्या बना था? दीवान बना था। तो उस टाइम सूबेदार कौन था? वो था अजी मुसान था। और जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण पराई दिल्ली में रहता था। बंगाल का वास्तविक शक्ति किसको पास थी? बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां था। क्योंकि बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? मुर्शिद कुली खां को जाता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास भी थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट कौन था? फ़रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल का सूबेदार है 1717 में किसने नियुक्त किया था? कि मुगल सम्राट कौन था? फ़रुखसियर था उसने, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी थी। मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। इसके शासन में मुर्शिद कुली खां के टाइम कितने विद्रोह हुए थे? 3 विद्रोह। पहला विद्रोह सीताराम राय, दूसरा उदय नारायण, तीसरा गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां ने, तीसरा विद्रोह नजात खां था। कि 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां ने, तीसरा नजात खां
का था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर क्या रखी थी? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पे, बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी। ढाका से क्या की थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद है को बनाया राजधानी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। कि मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की किस पे व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया था? वित्तीय व्यवस्था से। और मुर्शिद कुली खान ने अपने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया। कि भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि को एक बड़े हिस्से, कौन सी? खालसा भूमि। खालसा भूमि कौन सी थी? खालसा भूमि कौन थी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहते हैं? खालसा भूमि। और किसके टाइम? मुर्शिद कुली खान के टाइम की बात है ये। और ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली। ठेके पर जो भू राजस्व प्रणाली थी वसूली कौन सी थी? इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था कौन सी थी? इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था कौन सी है? ठेके पर जो भू राजस्व वसूली की जाती है, जो ठेके पर है, ठेके पर जो भू राजस्व वसूली कराई की जाती है वो कौन सी है? इजारेदारी। परंतु जो खालसा भूमि कौन सी है? जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। खालसा भूमि, खालसा जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। इजारेदारी कौन सी है? ठेकेदारी प्रथा। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि किसान था भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा ऋण प्रदान किया था? तकावी ऋण। तकावी ऋण है हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट कि तकावी ऋण क्या था? तकावी ऋण था कि मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास था भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु, गरीब किसानों को कृषि विकास हुआ है भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा ऋण था? तकावी ऋण। किसने चालू किया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान कौन था? बंगाल का एक स्वतंत्र संस्थापक था। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब होती है? 1727 में। मुर्शिद कुली खान कौन था? एक बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक था। और उसका दामाद, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? उसका दामाद सजावुद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना था। 1740 की बात है। बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को कुछ स्रोतों में घेरिया की युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसके तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमला से दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की थी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रम से कलकत्ता और चंदननगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। कि किसने फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंदननगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी? अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की मध्यमुखी की उम्मा दी है। कि किसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उम्मा दी गई है, संज्ञा दी है? कौन सी? मधुमक्खियों। किसने? अलीवर्दी खान ने। कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद होगी। कि कहा कि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद होगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बारे में बताया गया है। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दोहितर पुत्री का पुत्र सिरजाउद्दौला नवाब बना था। सिरजाउद्दौला कब गद्दी पे बैठा? 1756 में। किसकी जगह? अलीवर्दी खान की जगह। अलीवर्दी खान का जो उत्तराधिकारी कौन आता है? पुत्री का पुत्र सिरजाउद्दौला। सिरजाउद्दौला की मौसी कौन थी? घसीटी बेगम। वह पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिरजाउद्दौला के प्रबल विरोधी थे। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था।
कौन था? मीर जाफर था। कौन था जी? मीर जाफर था। इन सभी ने सिरजा उदौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। इन सभी ने, कौन किसने दिया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ किसने था? मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग सिरजा उदौला के प्रबल विरोधी थे और इन्होंने क्या दिया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और एक और कौन था? मीर जाफर। सिरजा उदौला के समय, सिरजा उदौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना कब होती है? हमारा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, इस लाइन से, कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना किस लड़ाई से जुड़ी हुई है? किस लड़ाई से? प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई कब होती है? प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, परंतु जो ब्लैक होल की घटना कब होती है वो 1756 में होती है। और संबंध हमने इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, किससे संबंधित थी प्लासी की लड़ाई, कि ब्लैक होल की घटना के कारण प्लासी की लड़ाई का शुरुआत होती है। और ब्लैक होल की घटना का जो है उल्लेख कौन करता है? उल्लेख कौन करता है? एक अंग्रेज अधिकारी होलवेल ने किया था। होलवेल कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने किस घटना का विवरण दिया था? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में होती है। होलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेजी जिंदा बचे थे। ब्लैक होल की घटना होती है, इसमें कितने लोग अंग्रेजों को गिरफ्तार किया था? 146। इसमें सिर्फ जिंदा कितने बचे थे? 23। तो मतलब कि 123 जो है मौत के घाट उतर गए थे। सिरजा उदौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1757 में कौन सा युद्ध था? प्लासी की लड़ाई। और 1756 में क्या कौन सी घटना थी? ब्लैक होल की घटना। और इसमें अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा तो नहीं हुआ, परंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उनसे मन सा अधिकार मिल गया था। कि प्लासी की लड़ाई के बाद कौन है वो बंगाल पे, कौन बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना था। मीर जाफर को इतिहासकारों ने किसकी पदवी दी है? हिस्ट्री के जो इतिहास है, इतिहास में कलायू की गिद्दड़ की पदवी किसे दी गई है? कलायू के गिद्दड़ की पदवी है किसे दी गई है? कलायू के गिद्दड़ की पदवी किसको दी गई थी? मीर जाफर को। मीर जाफर को। और बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 1763 बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था? मुर्शिद कुली खां लेके आया था। परंतु मुर्शिद कुली खां है राजधानी, वो मुंगेर किसने स्थापित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया बंगाल की राजधानी? वो की है नवाब मीर कासिम। मीर कासिम ने किसको धोखा दिया था? मीर जाफर नहीं, सिरजाउद्दौला को प्लासी की लड़ाई में, सिरजाउद्दौला को प्लासी की लड़ाई में किसने धोखा दिया था? वो दिया था मीर जाफर ने। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अब्द नवाब कौन था? मीर कासिम। नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध के नवाब सिरजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना नेतृत्व कौन? हेक्टर मुनरो से सामना हुआ था, जिससे अंग्रेजों की विजय हुई थी। कि 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में कब होता है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, जिसमें किसके साथ? बंगाल का जो अब्द कौन था? नवाब मीर कासिम था। और अवध का नवाब कौन था? सिरजाउद्दौला। मीर कासिम, सिरजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना का अंग्रेजी सेना से शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से नेतृत्व होता है। और अंग्रेजी सेना से कौन था? कैप्टन कौन था? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। इलाहाबाद की संधि है वो कब होती है? 1765 में। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब हुई थी? 1765 में। कब हुई है? इलाहाबाद की संधि। अवध। अवध का जो संस्थापक कौन था राज्य का? अवध राज्य का, वो था बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद का हमने देखा, और इसके बाद हैदराबाद के बाद बंगाल का, और अब भी है अवध का नवाब। स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। 1722 बात है, 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। किसको? सादत खां को। और कालांतर उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त का नाम क्या है? रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया था। रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किसने किया था? सादत खां ने। कब किया था? 1723 में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को शाहजहां का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट, 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया था। कि 1739 की घटना है। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया था। किसको? सादत खां को दिल्ली बुलाया था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां के अवध का नवाब बना था। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। 1748 में मुगल बादशाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। 1754 में अवध में सफदरजंग मृत्यु होगी। जो सफदरजंग की मृत्यु होगी, और उसका पुत्र है सिराजुद्दौला शासक बना था। सिराजुद्दौला कब शासक बना था? 1754 में, जिसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर का शरण दी थी। 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें किसकी जीत होती है? सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सिराजुद्दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और मराठों की इसमें हार होती है। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर युद्ध 1764 में सिराजुद्दौला ने बंगाल के अब्द नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब आसिफउद्दौला अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और इसी के टाइम है लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट है, तो आउटरम की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, जिसमें 18वीं शताब्दी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और दोस्तों, क्लास कैसे रही तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।